बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ गुल साहब। इम्तियाज़ गुल साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ के नाम से एक इदारे को हेड करते हैं जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ख़ास तौर पर गुज़श्ता कई बरसों से एक मखसूस एक स्पेसिफ़िक जो है वो ट्रैक 1.5 डायलॉग को होस्ट कर रहा है। इसकी तकरीबन 22 से 23 मीटिंग्स अब तक हो चुकी हैं जो इस्लामाबाद में और काबुल में हुई हैं। पाकिस्तान में उन चंद लोगों में से एक हैं जो अफ़गानिस्तान के पावर स्ट्रक्चर को, वहाँ की पावर डायनामिक्स को और जो मुख्तलिफ़ अफ़गान धड़े हैं, किसके पास कितना इन्फ्लुएंस है, कौन कितनी ताकत रखता है, कौन मैटर करता है अफ़गानिस्तान की पॉलिटिक्स में, उसको बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। इम्तियाज़ गुल साहब से ख़ास तौर पर क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स की ये डिमांड थी कि हम क्योंकि अब इस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी का इस वक्त मेन जो फोकस है वो अफ़गानिस्तान की तरफ शिफ्ट हो गया है, क्योंकि वहाँ से बैनुल अक़वामी अफ़वाज का इनख़ला हो रहा है, तो उसको समझने की भी कोशिश करें कि अफ़गानिस्तान एग्जैक्टली है क्या और इस वक्त जो स्ट्रेटजी तालिबान लेकर चल रहे हैं वो किस किस्म की नज़र आती है, पाकिस्तान को क्या करने की ज़रूरत है। मुख्तलिफ़ टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर मैं इस एक इंटरव्यू, एक नशिस्त में जो है वो गुफ्तगू करूँगा और फिर मौज़ूआत के एतबार से इसको 2 या 3 वीडियोज़ में कोशिश करूँगा कि अपने चैनल पर पोस्ट करूँ। इस इंटरव्यू को देखने से एटलीस्ट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इस वक्त क्या चल रहा है अफ़गानिस्तान में, इसको समझने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इम्तियाज़ गुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे ज्वाइन किया। मुझे इम्तियाज़ गुल साहब के साथ ख़ुद भी काबुल जाने का, ट्रैवल करने का अफ़गानिस्तान इत्तफ़ाक़ हुआ और अफ़गानिस्तान के हवाले से जो इम्तियाज़ गुल साहब का एक्सपीरियंस है वो सिर्फ इस जो ट्रैक 1.5 डायलॉग है इससे हटकर बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर सहाफ़त की गर्ज से बहुत अरसा ये जाते रहे और 1996 में जिस वक्त तालिबान ने मज़ार शरीफ को टेक ओवर किया उस वक्त मौजूद थे इम्तियाज़ गुल साहब और वहाँ पर बड़ी एक सिक्योरिटी सिचुएशन भी क्रिएट हो गई थी। खैर, इस वक्त हम पहले जो है वो सेगमेंट में ये समझने की कोशिश करेंगे। ये मुझे बताएं, पूरी दुनिया को हैरान कर दिया तालिबान ने कि लग रहा था कि जिस तरह विड्रॉल का मरहला इसका आगाज़ होगा तो शायद अभी एक हनीमून पीरियड होगा, एक थोड़ा सा बफर टाइम जो है वो गुजरेगा और उसके बाद शायद कोई हालात ख़राब होंगे, लेकिन यहाँ से 14 अप्रैल को ऐलान किया जाता है और साथ ही एक अजीबोगरीब किस्म का सिलसिला अफ़गानिस्तान में शुरू हो गया। और अब अगर तालिबान के क्लेम को तस्लीम कर लिया जाए तो 85% एरियाज़ अफ़गानिस्तान के वो कहते हैं कि हमारे कंट्रोल में है। उनकी ये जो स्ट्रेटजी है ख़ास तौर पर बॉर्डरिंग एरियाज़ को कैप्चर करने की, ये आपको क्या लगता है कि ये किस वजह से है? देखिए, इस बुनियादी तौर पे तालिबान ने ये कोशिश की है कि जो सप्लाई रूट्स हैं उन पे कब्ज़ा किया जाए और किसी भी सूबे पे या उसके सदर मकाम पे उन्होंने कब्ज़ा नहीं किया है, एक बिल्कुल एक स्ट्रेटजी के तहत। और बुनियादी उनकी हिकमत अमली यही रही है कि आप जितने भी अहम इलाके हैं, अहम शहर हैं, उनके इर्द गिर्द के आने जाने वाले रास्ते हैं उन पे कब्ज़ा कर लें, जिसकी वजह से मजबूर किया जाए मकामी इंतज़ामिया को, पुलिस को और वहाँ की फ़ौज को हथियार फेंकने पे या तालिबान के साथ शामिल होने पे। और यही मैसेज अभी हिबतुल्लाह अख़ुन जो तालिबान के रहनुमा, उन्होंने भी अपने ईद के पैगाम में भी दिया है, वो ये कि हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, अगर आप अमन चाहते हैं अफ़गानिस्तान में तो अमलन उन्होंने ये पैगाम दिया कि आप फिर हथियार फेंक दें, हमारे साथ चले जाएं। और कई जगहों पे तो उन्होंने ये किया कि लोगों को मैसेज दिया पहले, मतलब सरहदी इलाके में पहुंच के कि आपके पास मौका है, आप हथियार फेंकें, हम आ गए हैं, आप जाना चाहते हैं घर जाएं, छुट्टी मनाएं। तो इस तरह करके उन्होंने ताकत का इस्तेमाल किए बगैर बहुत सारे 200 से ज़्यादा अजला हैं उस पर कब्ज़ा किया। अच्छा, बहुत ज़्यादा इंसिडेंट्स ऐसे देखने में मिले कि जहाँ पर वीडियो फुटेजेस आई, तस्वीर आई, फिर उसके हवाले से रिपोर्टिंग हुई अफ़गानिस्तान के अपने मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में, कि जो तालिबान फोर्सेस, जो अफ़गानिस्तान की फोर्सेस हैं, जो उनकी सिक्योरिटी के इदारे हैं, उन्होंने कोई ज़्यादा रजिस्ट नहीं किया, अपना असलहा हैंड ओवर कर रहे हैं, उनके साथ शामिल हो रहे हैं। और बहुत सारे इलाकों में जहाँ पर कहना तो ये चाहिए था, जिस तरीके से उनकी इंटीरियर मिनिस्ट्री कह रही है, बड़ा एक मज़ाक़ा ख़ेज़ बयान था हमदुल्ला मुहिब्का के और उनके जो तर्जुमान हैं इंटीरियर मिनिस्ट्री के, उन्होंने ये कहा कि हमने अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को हिरात वाले एरिया से इस वजह से मूव किया है, चेक पोस्ट से, ताकि उनकी हिफाजत यकीनी बनाई जा सके। तो यानी कि जिन्होंने
हिफाजत करनी थी हेरात की, उनकी हिफाजत के लिए उनको मूव कर लिया और अब हम रिकैप्चर करने का कोई प्लान बना रहे हैं। तो ये जो स्ट्रेटजी है, इसको देखते हुए आपको लगता है कि अफ़गान फोर्सेस की ये कैपेसिटी है कि जिस वक्त बैनुल-अक़वामी अफ़वाज का इनखला डिक्लेयर हो जाता है, अनाउंस हो जाता है 31 अगस्त को, कितने अरसे तक ये काबुल को बचा सकते हैं? देखिए, ये तो बहुत सारी अगर मगर की बात है। बुनियादी मसला है कि आया तालिबान अफ़गानिस्तान पे ताकत के ज़ोर पे कब्ज़ा करना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि तकरीबन तमाम ममालिक ने बशमूल अमेरिका के उनको इंतबाह किया है, पाकिस्तान ने भी, कि आप ताकत के ज़ोर पे कब्ज़ा नहीं करेंगे। तो कतई नज़र इसके कि अफ़गान हुकूमत और अफ़गान फोर्सेस किस हद तक कब तक अपना दिफा कर सकती हैं। एक बात वाज़ेह है कि काफ़ी मुश्किल होगी तालिबान को अगर उन्होंने दारहुकूमतों पे, यानी सूबाई दारहुकूमतों पे और काबुल पे कब्ज़ा कर लिया, क्योंकि अभी कल ही मेरा ख़्याल है कहीं से एक 15 ममालिक ने एक एलानिया जारी किया और उसमें उन्होंने कहा है कि ताकत के ज़ोर पे आप ना करें बल्कि मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करें। तालिबान का भी बार बार यही कहना है, लेकिन बुनियादी जो रुकावट है वो दोहा में जो मुज़ाकरात चल रहे हैं वहाँ पे आ रही है। जो वफ़द अफ़गानिस्तान का गया है उसके पास कोई इख्तियारात नहीं है। मालूम नहीं किस हद तक वो नुमाइंदा है, वो तो हुकूमत ने भेजा हुआ है, तो वो कहते हैं कि नुमाइंदा है, तमाम अक़वाम जो अफ़गानिस्तान में बसती हैं उन पर मुश्तमिल है। लेकिन असल इशू है कि उनके पास इख्तियारात हैं या नहीं, क्योंकि कई मरतबा ये हुआ है कि कोई मसले छोटे छोटे मसाइल होते तो उसके लिए अफ़गान हुकूमत का वफ़द जो है उनको वापस काबुल जाना पड़ता है और इजाज़त लेने के लिए कि ये कर लें, ये बात मान लें या ना मानें। तो 2 रोज़ पहले भी इन्होंने एलानिया तो जारी किया, लेकिन उस एलानिया में दोहा में बड़े अरसे की मुलाकात के बाद कि हम इत्तेफाक इस बात पे हुआ है कि दोबारा बातचीत करें, बस उस एलानिया में उसका लुबे-लुबाब। अच्छा, तो अगर अफ़गानिस्तान को मिलिटरीली टेक ओवर नहीं करना चाहते तालिबान या फिर उसकी एक रेजिस्टेंस इंटरनेशनली आएगी, तो आपको लगता है कि ये जो कब्ज़ा करने वाली मुख्तलिफ़ इलाकों में या शाहराहों पर कब्ज़ा या वहाँ पर अपना असर रसूख बढ़ाने की एक वजह ये हो सकती है कि वो लेवरेज चाहते हैं कि जब हम मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठें तो हम पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से काबुल इंतज़ामिया को और वहाँ के अफ़गान धड़ों को ये मजबूर कर सकेंगे, हमारे पास तो इतना अफ़गानिस्तान है, बैठे हमारे साथ, हमें क्या देंगे? बुनियादी तो यही उनकी हिकमत अमली है कि आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ अपने लिए पैदा करें, ज़्यादा से ज़्यादा इलाके अपने कब्ज़े में लेके आएँ। अब देखिए, इस सब ये भी देखने की बात है कि आया अमेरिका और उसकी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो तालिबान के कब्ज़े को कबूल करेगी कि नहीं करेगी। अच्छा, अमेरिकन फैक्टर जो है उसके ऊपर मैं आपसे सवाल, क्योंकि सेपरेटली करना है तो उसके ऊपर मैं आपसे बात करता हूँ। मुझे भारत के एंगल से एक दो चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बता दूँ कि इस वक्त जो अफ़गानिस्तान के बॉर्डरिंग एरियाज़ हैं, ताजिकिस्तान के साथ जो उनका बॉर्डर है उसका तकरीबन 80% वो इस वक्त तालिबान के कंट्रोल में है। बदख्शां है, दूसरे एरियाज़ हैं जो ताजिकिस्तान को बॉर्डर करते हैं। देखिए, हमें इस बात में, इस मामले में इतना जज़्बाती नहीं होना चाहिए। वो तो क्लेम कर रहे हैं कि हमारे नहीं, पास उसमें एक 80-85% जो स्टेटमेंट आई है रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री की, जो स्पोक्स पर्सन है मारिया ज़खारोवा, उनकी मैं स्टेटमेंट देख रहा था। उन्होंने ये कहा कि इस वक्त तकरीबन 915 किलोमीटर जो है वो तालिबान के कंट्रोल में और 1037 गालिबन जो अफ़गान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार हैं वो ताजिकिस्तान चले गए थे। फिर जिस तरीके से तो फिर वापसी का भी बंदोबस्त, फिर वहाँ पे उन्होंने 20,000 अपने फ़ौजी भिजवाए और 1300 कुछ किलोमीटर का बॉर्डर है, उसमें से अगर 900 कुछ है तो जाहिर है कि एक बड़ा एरिया बनता है। और ये रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री क्योंकि उसको कंफर्म कर रही है, इस वजह से वो दोनों का वो आ रहा है। हेरात वाला एरिया है, फिर पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डरिंग एरियाज़ हैं वहाँ पर भी तालिबान का बड़ा असर और नफूज़ है। इस सारी सूरत हाल में जो भारत है, भारत की तरफ से हमने देखा कि एक चुपीते उन्होंने खामोशी से, चुपके से तालिबान के साथ एक लेज़ॉन डेवलप करने की कोशिश की। उन्होंने कोशिश की कि तालिबान के साथ जो है वो बातचीत। आपको लगता है कि भारत जिसने 20 साल अफ़गानिस्तान में, और अगर इफ़ेक्टिवली बात की जाए तो 30 साल, लेकिन गुज़श्ता 20 साल से तो वो फ़िज़िकली भी मौजूद हैं वहाँ पर, वो पुश्त पे खड़े हैं काबुल इंतज़ामिया के, मोहम्मद करज़ई की हुकूमत को, अशरफ गनी की हुकूमतों को किस तरीके से सपोर्ट करते हैं, और तालिबान को तो वो तस्लीम ही नहीं करते थे। तो क्या भारत का कोई ब्रेक थ्रू का इम्कान है तालिबान के साथ? आप देखिए, तालिबान ने तो इससे इनकार किया है, उनके कोई राब्ते नहीं हुए हैं।
और इस बात की अब तस्दीक हो चुकी है कि भारत के वफ़द ने या भारतीय हुकाम ने कोशिश की थी बातचीत करने की, मिलने की, लेकिन तालिबान ने बिल्कुल उसूली बुनियाद पे उससे इनकार किया है। और उसकी वजह यही थी कि अब तक तालिबान को भारत की तरफ से दहशतगर्द कहा जाता रहा है और इसीलिए उन्होंने काबुल के साथ अपनी ताउन भी जारी रखा। ज़ाहिर है आज़ाद मुल्क है, दोनों आज़ाद मुल्क हैं, एक दूसरे के साथ ताउन कर सकते हैं, लेकिन जब आप बड़े इशू की बात करते हैं, एक ऐसा मसला जिसमें तालिबान एक तरफ हैं और उनके साथ इलाके के तमाम ममालिक हैं, यानी उनको बिलवास्ता तौर पे, उनकी सियासी तौर पे वो हिमायत करते हैं, जबकि अमेरिका, इंडिया बिल्कुल एक तरफ हो गए हैं काबुल हुकूमत की हिमायत में। तो उससे एक बहुत बड़ा एक डिस्कनेक्ट पैदा हो गया है इस इलाके में और भारत की बहरहाल तन्हाई है इस तमाम मामले में और वो किस हद तक तालिबान के साथ ताल्लुक़ कायम कर पाएगा और तालिबान उनको भारत को कबूल करेंगे भी नहीं, मेरा अपना ख्याल नहीं है कि कबूल करेंगे। अच्छा, माजी में अभी भी मैंने देखा है कि जो फ़रीद मामूनज़े हैं, जो अफ़गानिस्तान के सफ़ीर हैं नई दिल्ली में, वो बार बार वहाँ पर मीडिया इंटरेक्शंस कर रहे हैं, बयानात दे रहे हैं कि भारत जो है वो हमें एरियल पावर में सपोर्ट जो है वो फ़राहम करे, हमें ब्लैक हॉक्स MI-35 लेने में मदद की जाए और हमारी जो रेजिस्टेंस है तालिबान के ख़िलाफ़ उसके लिए जो है वो कोई सपोर्ट मिले, यानी कि बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं लेकिन अदरवाइज़ सपोर्ट जो है वो मांग रहा है। हिस्टोरिकली जो नॉर्दर्न अलायंस है जिसने रेजिस्ट किया था तालिबान को, जिनकी फ़ाइट चलती रही थी, उसको उसमें ज़ाहिर है कि हज़ारा फैक्शन है, जो ताजिक ओरिजिन के हैं, उज़्बेक हैं, जिनको ईरान सपोर्ट करता रहा है, रूस सपोर्ट करता रहा है और इंडिया सपोर्ट करता रहा है। अब तालिबान जो हैं, आपको लगता है कि उनके ख़िलाफ़ ये 3 ममालिक और दोबारा ऐसे कोई री इमर्जेंस ऑफ नॉर्दर्न अलायंस, क्योंकि अब्दुल रशीद दोस्तम वो तुर्की में थे, उनका भी बयान आया कि मैं जा रहा हूँ वापस और मैं तो वहाँ पर लड़ता हुआ मरूंगा, तो आपको लगता है कि कोई री इमर्जेंस हो सकती है किसी ऐसे मलेशिया की, किसी ऐसी अलायंस की जो कि तालिबान के ख़िलाफ़ फिर हमें लड़ाई करती हुई नज़र आए? देखिए, इस वक्त जो लग रहा है वो एक नई प्रॉक्सी जंग है, एक नई सर्द जंग और प्रॉक्सी जंग है मुफादात की, जिसमें एक तरफ अमेरिका भारत होंगे और दूसरी तरफ रूस, चीन, पाकिस्तान और जितनी भी वस्ती एशियाई रियासतें हैं वो तमाम एक तरफ हैं। और चूँकि अक्सरियत ममालिक की जितने भी अफ़गानिस्तान के हमसाया वो एक साइड पे हैं, यानी वो तालिबान को कबूल करते हैं एक जायज़ कानूनी लेजिटिमेट स्टेक होल्डर के तौर पे, तो ऐसा लग रहा है कि वो ममालिक जो कि काबुल हुकूमत को सपोर्ट करेंगे, ज़ाहिर है काबुल हुकूमत उसका फ़ायदा उठाएगी और उसे काउंटर इंसर्जेंस जिसको कहते हैं वो तैयार करेगी। बल्कि अशरफ गनी साहब ने तो कुछ अर्से पहले मेरा ख्याल ऐलान भी किया था कि जितने भी इलाकाई वॉर लॉर्ड्स हैं, बासर लोग हैं, कुछ लोग उसको वॉर लॉर्ड कहते हैं, कुछ लोग उनको मकामी बासर, मलिक और ख़ान और जो नवाब कह लें उसको, तो उनको उन्होंने बाकायदा फंडिंग का वादा किया है कि अपने अपने आप के हल्का असर में आपने तालिबान का मुकाबला करना है, तालिबान का मुकाबला करने के लिए काबुल हुकूमत आपको सपोर्ट करेगी। तो इससे ये लग रहा है कि अगर तो अशरफ गनी साहब और उनके नायब अमरुल्लाह सालेह हुकूमत में रहे और यूं ही उनको सपोर्ट ख़ास तौर पे भारत से मिलती रही, तो अफ़गानिस्तान में यकीनन एक नई खाना जंगी